दृष्टि बल पर विचार आरंभ होता है। उक्तानि यस्मात् बहुधा फलानि व्योमौकसां दृष्टि समुद्भवानि तस्मात् प्रवच्म्यानयन हि दृष्टेर् होरावेदां दृक् फल निर्णयार्थम। उक्तानि यस्मात् बहुधा फलानि, विविध प्रकार के ग्रहों के दृष्टि बल के फल भी कहे गए हैं। अतः तस्मात् मैं भी प्रवच्मि, मैं भी कहूँगा, आनयन ही दृष्टि है, दृक् बल के आनयन में गणित करने की प्रक्रिया और होराविदों के अनुसार दृक् फल का जो निर्णय करने के लिए अत्यंत आवश्यक बातें हैं उसको भी मैं यहाँ कहूँगा। व्योमौकसा, व्योम ही है ओकस, आकाश ही है घरजन का, जो ग्रहों के लिए कहा जाता। व्योमौकसाम ग्रहाणाम दृष्टि समुद्भवानि फलानि, दृष्टि समुद्भव फल उक्तानि बहुधा उक्तानि यस्माद् तस्माद् अहमपि वच्मि, इसलिए मैं भी कहना चाहता हूँ। आकाश है घरजन का, ऐसे ग्रह उनके दृष्टि से उत्पन्न होने वाले फलों का बहुत प्रकार से लोगों ने कहा है, इसलिए मैं भी कहूँगा दृक् बल को आनयन करने की प्रक्रिया क्या है। होराविदाम दृक् फल निर्णयार्थम, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले को दृक् बल का निर्णय करने में उपयोगी जो दृक् बल की साधन प्रक्रिया मैं बताऊंगा। दृष्टि साधन। अपास्य पश्यन् निज दृश्य खेटाद एकादिशेष ध्रुवलिप्तिका स्यु पूर्णम खवेदास तिथयोक्षवेदा खम षष्टिरभ्रम शरवेद संख्या तित्यखचंद्रा व्यदभ्रतर्का शेषांग घातैश विशेष घातात लब्धम खरामैर अधिकोण कैश्ये स्वर्णम ध्रुवेथा स्फुट दृष्टिलिप्ता। अपास्य पश्यन निज दृश्य खेटा, कहते हैं दृश्य जिस पर दृष्टि हो, एक दृष्टा होगा और उसके दृष्टि दूसरे पर पड़ रहा है, तो जिस पर पड़ रहा है उसको क्या कहें? दृश्य। आपकी दृष्टि घड़े पर पड़ा, घड़ा क्या हो गया आपके लिए? दृश्य हो गया। और एक ग्रह का दृष्टि दूसरे ग्रह में पड़ रहा है, जिस ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है उसको हम कहेंगे दृष्टा, जिस पर पड़ रहा है उसका नाम दृश्य। तो दृश्य जो ग्रह है जिस पर दृष्टि पड़ी है उस ग्रह से, उस ग्रह का जो स्पष्टमान है उससे क्या करना? दृष्टा जो ग्रह है, देखने वाला जो ग्रह है, उसको घटा देना। घटाने से, अपास्य माने घटाना। पश्यन निज दृश्य खेटा अपास्य, निज दृश्य का खेट से दृष्टा का जो गण जो स्पष्ट है उसको घटाइएगा। घटाकर देख लीजिए क्या शेष बच रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, कितना शेष है? हाँ, शेष के ऊपर निर्भर है। शेष 12 तक हो सकता है ना? शेष जो है, क्योंकि 12 राशि है, अधिक से अधिक 12 शेष होगा। 1 से 12 शेष हो सकता है। उनका क्रम से बता रहे हैं। ध्रुवलिप्तिका स्यु, एक आदि शेष, एक आदि जो शेष बचेगा उनकी जो कलाएं हैं, ध्रुव निश्चित जो कलाएं हैं वो बताया जा रहा है। क्या है? एक शेष है तो पूर्णम, पूर्णम माने शून्य, और खवेदा 2 शेष है तो खवेदा, ख माने शून्य, वेद माने 4 माने 40। 3 शेष बचा, तिथया माने 15 संख्या, 15, और 4 बचा है तो अक्षवेदा, अक्ष माने 2, वेद माने 4 माने 42, और 4 के बाद कितना बचा? 5 बचा है तो ख माने 0, 6 बच गया तो 60 पूरा, 7 बचा है तो अभ्रम माने 0, और 8 बचा है तो
शर और वेद, शर बने 5, वेद बने 4, 45 संख्या होगी। और 9 बच गया है तो तिथ्या पुनः 15, 10 बचा है तो ख और चंद्र, ख मैंने 0, चंद्र मैंने 1, मैंने 10 हो गया। और 10 बचा है तो 10 हो गया, और 11 बच गया तो व्यत मैंने 0, और 12 बचा है तो अब्र तर्का 0 और 6, अब्र मैंने 0, तर्क मैंने 6, कुल 60, पूरी 60 कला। इस प्रकार से शेषांक घातैष्य विशेष घातात। फिर क्या करना आपने, इस प्रकार प्राप्त जो ध्रुवा है, ये जो ध्रुव प्राप्त हो गया, ये निश्चित है ना, ये ध्रुव होगी, ध्रुव संख्या होगी। 1 शिशु तो इतना, 2 है तो इतना, ध्रुव संख्या हो गया। ये जो प्राप्त ध्रुव संख्या है उसको क्या करना, इसी के अग्रिम ऐश जो होगा उससे घटा देना। अग्रिम ऐश जिसे शेषांक घातैष्यो, अग्रिम ऐश ध्रुवा के अंतर से क्या करना आगे, विशेष घातात, अंतर से दृश्य और दृष्टा ग्रहों के जो अंशादि का अंतर है उससे उसको गुणा कर देना है। शेष अंक का आया हुआ है उसके घात कर दो, घटा देना। और विशेष घात से भी क्या करना है, जो भी लब्ध होगा वह खरामई, ख मने 0, राम मने 3, 30 से उसको भाग कर दो। जब 30 से भाग कर दोगे, जो भी लब्धि प्राप्त हो उसे ही ऐशी ध्रुवा से अधिक हो तो जोड़ना, और ध्रुवांक से अल्प हो तो घटा देना, तब आपको स्पष्ट दृष्टि बल प्राप्त हो जाएगा। दृष्टांत दे रहे, देखिए उदाहरण है। वहां जाने से पहले या 1 नंबर टिप्पण में श्लोक दिया है जिसका अर्थ करना बड़ा कठिन है, आधा अधूरा है, सही नहीं है यह श्लोक, इसलिए अर्थ भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे स्वयं ही देखो, नीलकंठी टीका है 1, 2, 11, 12। दृष्टि साधन हेतु तो विविध प्रकार के नियम ग्रंथों से मिलते हैं। मानसागरी की आधार प्रति में दृष्टि साधन का हेतु है, एक पुस्तक है जिसका नाम है जातक पद्धति। उसका निम्नलिखित पद्य मुद्रित था जो सुस्पष्ट नहीं है। कैखाग्नि द्विखवेद रामयम भूखाभ्र अभ्रमेकाधिभे दृष्टावर्जित दृश्य कस्य गुरुणाचेद अष्टवेदे कृदाः मंदेन आंगयमे अमृत असृजा नग गुणिंखा भादिजा संस्कृताः भागघ्न क्षयवृद्धि खा नल लवेनाभि उद्धृतो दृग्भवेत। श्लोक की अटपटा सा है, कोई छंद इसका ठीक नहीं है और कोई शब्द छूट गए हैं जिसे कारण से अर्थ करना संभव नहीं है, अस्पष्ट है, कर तो गलत सलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ स्वयं भी हो हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं इसका व्याख्या, वो पहले बोल दिया जो है इसके सुस्पष्ट नहीं है। इसी अपेक्षा से जो मूलस्थ है वो ज्यादा ठीक है, मानसागरी वाला। आधा ग्रंथ में गड़बड़ थी उसको उन्होंने अपने हिसाब से ठीक करके लिख दिए हैं, उसके अनुसार उदाहरण दे रहे। देखिए अभी स्पष्ट बृहस्पति ले लो और स्पष्ट चंद्रमा, स्पष्ट बृहस्पति और स्पष्ट चंद्रमा। बृहस्पति को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, बृहस्पति को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः चंद्रमा क्या हो गया, दृष्टा, दृश्य हो गया बृहस्पति, तो दृश्य ग्रह बृहस्पति हुआ, इसलिए दृष्टा चंद्रमा और तो दृश्य ग्रह हुआ बृहस्पति। अतः चंद्रमा की जो स्पष्ट है उसे कलात्मक दृष्टि का साधन उक्त रीति से इस प्रकार से होगा। जैसे चंद्र का हमें दृष्टि निर्णय करना है, पहले कैसे निर्णय होगा, उसके लिए दृश्य बृहस्पति का जो अंक हो लिख दो 6, 7, 13, 25 और दृष्टा चंद्रमा का गणित है 3, 16, 12, 30। उसे घटाया, घटाने से क्या बचा 2, 21, 0, 0, 55। 25 में 30 गया तो 55 हो गया,
क्यों 25 में से कैसे जाएगा, 30 तो जाएगा नहीं। इसे इधर वहां ले लो, 60 जोड़ दो, 60 में 25 जोड़ देंगे तो 85 हो गया, 50 में 30 निकालो तब 55 शेष रह गया। इधर अब 12 रह गया है, 12 में 12 गया तो 0 0 हो जाएगा। उधर 7 है, 7 में 16 जाएगा नहीं, 6 से 1 वहां ले जाओ मैंने 30 जाएगा, 30 और 7 37 हो गया, 37 में 16 निकालो 21 हो गया। अब यहाँ शेष बचा भी 5 राशि, 5 राशि में 3 निकाल दिया तो 2 बच गया, अतः 2 21 0 0 55 ये शेष है। इस राशि संख्या क्या बचा है, शेष 2 बचा है। 2 का अंक क्या दिया, ध्रुवांक 40 है। 2 का ध्रुवांक कितना दिया, 40। पूर्व पृष्ठ में ना, नीचे पूर्व पृष्ठ में इधर दिया हुआ है, वो 40 है। अतएव अब शेष राशि स्थान में 2 है, अतः द्वितीय गत ध्रुवा हो जाएगा आपका 40, तथा ऐश्य ध्रुवा कौन हो जाएगा, उससे अगले वाला 3 का 15 हो गया। तो उसके अंतर क्या हुआ, 40 में 15 घटाइएगा, बचेगा 25। इस 25 से अंशादि जो शेष है 21 0 0 55 को गुणा करो, 21 0 0 55 को 25 को गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 25 को गुणा 15 करेंगे 375 होता है। 25 को 0 से गुणा किया 0 रहेगा, 25 को 21 से गुणा कर दिया तो 525 हो गया। 525 0 375, 375 को 60 से भाग कर दीजिए, कितना बचेगा 6, तो 525 6 और 375 में 360 निकाला, बचेगा वहां 15। और 60 से अपवर्तित गुणन फल से ये बना 60 से बने वही 375 को 60 से अगर विकलाओं को कलाओं में विपरिवर्तित कर दिया तो 6 15 हुआ, वो लिख दो 525 6 15, तो बना तब 525 6 15। अब उसमें अब 30 का भाग दीजिए, 30 से भाग कर दो, भाग कर तो क्या होगा, 525 को 3 से भाग किया, पहले 1 में जाएगा तो 30, 52 में 30 गया तो 22, उधर से 5 ले आओ 225, 7 से गए तो 210, माने 17 हो गया, हो गया नहीं, 17 कलाएं और नहीं 17 अंश, 17 अंश हो गया। और 17 अंशों के बाद बचा हुआ अंश कितना है 15, उसको 60 से गुणा कला में ले जाओ, 15 गुणा 60 900, उसे वहां कला कितनी थी 6, वो 6 जोड़ दो 906, उसको 30 से भाग किया, 30 गुणा 30 900 गया तो 6 बच गया। इसे हमारा गणित क्या बचा 17 30, 17 अंश 30 कला, ये समझो। यहाँ गत ध्रुवा था 40, ऐसे ध्रुवा है 15, इनमें से देख लो वो अल्प है, 15 से अल्प है, कितना है ये 17 30, अतः 40 से कम है, 15 से ज्यादा है। अतः जब ये 40 से कम है तो क्या हमें करना पड़ेगा, बोला घटाना है, ज्यादा होगा तो जोड़ना है, कम हो तो घटाना है। अतः 40 में 17 30 को घटा दिया तो बचेगा 22 30। बृहस्पति पर चंद्रमा की कलात्मक यह दृष्टि हुई, चंद्रमा का दृष्टि बल है 22 30। 22 30 का मतलब लगभग वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, उसके दीर्घ बल जो है चश्मा लग गया चंद्रमा को, नहीं भाई 22 में अंश में क्या मानते हैं हम लोग, 12 से 22 विवाह मानते हैं ना, 22 के 28 तक वृद्ध है, अतः 22 आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया दृष्टि थोड़ी कमजोर पड़ गई। जितना अंश बढ़ता है उतना दृष्टि कमजोर होता है, और बाल्यावस्था में भी कमजोरी रहेगा। युवावस्था में पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, बल पूरा रहता है उसका, दीर्घ बल। इसे 22 या 30 आ गया, ऐसे हल्का दृष्टि उसकी कम पड़ गया बृहस्पति पे, दीर्घ बल। इसकी दृष्टि बड़ा आगे घटा नहीं जा सकती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष शास्त्र उपाय करता है, भाई आपने ऐसे ग्रह में स्थिति में पैदा हुए हैं जिसकी वजह से शुभ ग्रहों का दृष्टि बल कम आ रहा है, अशुभ ग्रहों का दृष्टि बल ज्यादा आ गया, तो हानिकारक होगा जीवन में, क्लेश क्लेश संघर्ष, दुखी दुख रहेगा, परेशानी रहेगी,
व्यक्ति चाहता है मैं राजकुमार जैसे जीऊं, लेकिन भीख मंगे का बच्चे से भी खराब स्थिति होती है, तो क्या करे उसको। तो उसके लिए फिर उपाय बताते हैं हम लोग, ये नग पहनो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, हैं, ये व्रत करो, ये सब अनेक चीज़ें बताने पड़ते हैं। और कई बार पता है इन सब चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग बीज मंत्र भी देते हैं, ताकि बीज मंत्र एक माला रोजी जपते रहे, धीरे धीरे होगा, 10-15 साल के बाद भयंकर असर होगा उसका। जब तक असर होगा थोड़ा थोड़ा करते रहो। ये जितनी संख्या लिखा उतनी संख्या कर दें, और जितने अक्षर है उतने लाख पूरा, जितनी जल्दी कर लेगा उतना जल्दी उसको लाभ मिलेगा। ये बीज मंत्र का चमत्कार है। एक हमारे आते हैं, अब बहुत उच्च पद पर बैठे हुए हैं, अब आने जाने के लिए समय नहीं है उनके पास, अब ऐसा पद प्राप्त हो गया, अब आने जाने के लिए समय नहीं बोलते हैं। ऐसे एक दुकानदार भी यहाँ पर है, और वो भी अब कैसे समय नहीं आने के लिए, हमारे जो सेवा बता देना हम कर देंगे, आता नहीं है, लेकिन जो कहो कर देता है। ऐसे लोग हैं। हमने ये चमत्कार देखा है बीज मंत्र का। उसने ये किया, कर्जा उठा करके उसने पंडित से उतने लाख जप करवा दिया। खुद तो करता ही है रोज 11-12, संख्या पूरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसे पंडित को लगा दिया। पैसा नहीं देने पंडित को, कर्जा लिया, कर्जा लेके पंडित से करवाया, और आज करोड़पति हो गया। तो ये चमत्कार है बीज मंत्र का। इसीलिए हम ये करते हैं, उपयोग करें ना करें, हम अपनी ओर से दे देते, ले जा, फ्री में ले जा। उपयोग करते नहीं लोग, क्या करें। जिसने उपयोग किया हमने कहा सबका राम खूब बढ़िया चल रहा है। इस तरह से लोग लाभान्वित हुए हैं। इसलिए ये नहीं कि दृग्बल कमजोर है तो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उसका प्रायश्चित करो, योग्य विद्वान से, ज्योतिष के विद्वान से जानकारी लो, जो उपाय साधन बताएंगे वो करो, तो अपने आप दृग्बल बढ़ जाएगा। वैसे आप बदल नहीं सकेंगे, प्रायश्चित जो विधान है वो करना पड़ेगा। यहाँ तो कर्मकांड करने पड़ते, क्योंकि कुकर्म किए हुए हैं, तभी तो ऐसे कुदृष्टि या अल्पदृष्टि वाला के ग्रह स्थिति में पैदा हुए हैं। तो उसके अनुसार प्रायश्चित करो तो अवश्य क्यों नहीं होगा, लाभ होगा। ये गणित इन्होंने चंद्र के दृष्टि के बता दिया। इसी प्रकार सूर्य आदि सब ग्रहों का भी आपको गणित कर लेना है। अब आता है भाव बल। भाव बल बता रहे, भावानं बलमीशजंच नृ चतुष्पादाख्य कीटाम्बुजाः जायां बाध्य खभो निताः खलु ततो दिग्वीर्यवत्तद्युतं तद्दृष्ट्यंग्रियुग उग्रष्टिचरणोनं ये दृग्युग पुनः चतुष्पाद शनीय कीटाम्बुजाः दीर्घविनीय भावानां बलम ईशजंच बलम, भावों का बल और भावेश का बल, भावों के ईश भावेश दोनों का फल। उन दोनों के बल तय करने के लिए पहले भावानां बलम ईशजंच बलम माने भावेश का भी फल। नृ चतुष्पादाख्य कीटाम्बुजाः, राशियों का विभाग किया गया है। आपको पहले इसमें भी गया है, वश्यिक जो कूटों का वर्णन किया था, विभाग के लिए जो कूट देखते हैं उसे वश्य कूट में आता है। द्विपाद, चतुष्पाद, जलचर, वनचर, कीट, 5 भाग है 12 राशि का। इसे पृष्ठ संख्या 135-95 पृष्ठ संख्या 135 में जहाँ राशियों का वर्णन किया है, नक्षत्रों का नामाक्षर का वर्णन वगैरह है, उसी में वश्यकूट का भी वर्णन है। वह वश्यक जो है कोष्टक में देखिएगा क्रम से दिया है। नृ मने यहाँ पर श्लोक में नृ को द्विपाद मिला क्या नहीं, 135 में बीच बीच में है लगभग, उसमें दिया देखिए। वो नक्षत्र चतुष्पाद है, कौन सा, मेष राशि चतुष्पाद, फिर मेष राशि चतुष्पाद, मेष चतुष्पाद, वृषभ भी चतुष्पाद, वृषभ भी चतुष्पाद, फिर चतुष्पाद, मिथुन आया द्विपाद।
द्विपद, द्विपद नृ, उसको नृ सबसे बोलते। आदमी कितने पैर का होता है? आपके पास 2 ही पैर है ना, तो इसलिए नृ का अर्थ द्विपाद। द्विपाद वाला राशि मिथुन है, देख लो। उसके बाद आता है कर्क राशि, जलचर जलचर जलचर। फिर है सिंह राशि, वनचर है ये। फिर द्विपाद आ गया कन्या राशि, और तुला राशि भी द्विपाद है, और वृश्चिक राशि कीट। फिर धनु राशि का आधा जो द्विपाद है, आधा चतुष्पाद है। मकर राशि आधा चतुष्पाद है, आधा जलचर है। फिर कुंभ राशि द्विपाद है, मीन राशि जलचर है ना। उसी को यहां पर दे रहे हैं श्लोक में, नृ मन द्विपाद, चतुष्पादाख्यो, फिर कीट, फिर अंबुजाह, अंबु मने जल, जलजाह मने जलचराह, जलचर। क्रम से लेना है। इनके भाव से किन भाव में गया? जाया सप्तम भाव, अंबु चतुर्थ भाव, आद्य लग्न भाव, और ख मने दशम भाव। भ से ऊनीता, इनसे घटा दो। जो भी सप्तम भाव में है, चौथे भाव में है, प्रथम भाव में है और दशम भाव में है, क्रमशः यदि द्विपाद हो तो जाय भाव वाले से घटा देना। सप्तम भाव, जाय भाव में वो भाव नहीं लेना, लगन के साथ तो नहीं। जिस ग्रह का आप जिस भाव का बल निकाल रहे हैं, उस भाव से 7वां, मान लो तीसरे भाव का आपने बल देखना है, तीसरे भाव से 7वां घर कौन बनेगा? सामने 9वां। 3 के साथ में 9 पड़ेगा ना सामने, वो 7वां बनेगा। नहीं समझ में आ रही? सीधी सी बात है। जिस किसी भी भाव को आप बल देखना चाह रहे हैं और भावेश का बल तय करना चाह रहे हैं, उस भाव से गिनना है 7वां, चौथा, प्रथम और 10वां। उसी भाव को लगन मान लूंगा, लगन का तो उसी भाव को लेना है। नृ मने द्विपाद वाला राशि, चतुष्पाद वाला भाव में कौन सी राशि देख लो। भाव में हर एक भाव का अलग अलग राशि होगा। जो भी राशि आया हुआ है लगन के ओर निर्भर है, अलग अलग नंबर लिखोगे, अब अलग राशि रहेगी। तो जो भी राशि है वो द्विपाद का राशि है क्या, जिस भाव से आप ले रहे हैं, या जिस भाव से ले वो चतुष्पाद राशि है, या वो कीट राशि का है, या वो जलचर राशि है, कौन सा राशि है उस भाव में। फिर वहां से 7, 4, 1 और 10 में जो घर आ रहे हैं, उनमें जो भी रहेगा उसके जो स्पष्ट ग्रह वगैरह उसे घटाओ, उसको ऊनिता घटाना है। खलु ततो दिग्वीर्यवत तद्युतम, दिग्बल के समान बाकी गणित उसका भी कर लेना। दिग्बल का जो बताया गया वैसे इसको भी कर लेना, कह देते। तद दृष्टि अंग्रियुक्त, यदि वह चतुर्थांश, यदि उसकी दृष्टि से चतुर्थांश को जोड़ना, शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह का चतुर्थांश को जोड़ना, उग्र मान अशुभ ग्रह हो तो घटाना, है ना। चरण ऊनम, एक पाद घटाना है, चौथांश चतुर्थांश घटाना है। शुभ ग्रह हो तो चतुर्थांश जोड़ो, अशुभ ग्रह हो तो चतुर्थांश घटाओ। किंतु ज्य इज्य, ज्य मने बुध, इज्य मने गुरु, इन दोनों के लिए दृग्युक्त पुनः, उन दोनों के लिए पूर्ण बल माना जाता है, घटाना बड़ा नहीं होता है। देखिए आगे स्पष्ट बता रहे हैं ये हिंदी वाले। प्रत्येक भाव के स्वामी ग्रह का बल उस भाव का भी बल होता है। ग्रह बल जो भाव बल है वही उस भावेश का बल, अलग दो गणित नहीं है। जो भाव बल के गणित बता रहे हैं वही भावेश का भी बल का गणित होगा। इसके अतिरिक्त विशेष बल तय करेंगे इस प्रकार से। यदि किसी भाव में नृ द्विपाद संचक राशि हो तो उससे सप्तम भाव को लो, चतुष्पाद संचक राशि हो तो चतुर्थ भाव को ले लो, कीट संचक राशि हो तो लग्न भाव को ले लो, जलचर संचक राशि हो तो उसमें दशम भाव को घटाना है। नृपाद होगा तो सप्तम भाव में जो है उसे उसको घटाओ, चतुष्पाद हो तो चतुर्थ भाव में जो है उसे घटाना है।
यदि वहां पर कीट संचक राशि हो तो लग्न भाव में जो है उसको घटाना है, और जलचर संचक राशि हो तो जो दशम भाव में है उसको घटाना है। जो शेष बचे उससे दिग्बल साधन की रीति से ही बल आनयन करना है। जो शेष बचेगा उस शेष को रख लो, और इससे आगे का जो गणित है दिग्बल में जैसे किया गया वैसे गणित से भाव बल निकाल लेना है। अर्थात शेष यदि 6 राशि से अधिक हो तो उसे 12 से घटाकर शेष के अंश आदि मान को 3 से भाग देने पर लब्धि जो होगा वह दृग्बल बन जाए, भाव बल बन जाएगा। इस साधित बल को पुनः भावेश ग्रह के बल में जोड़ ले। भावेश का जो बल है उसमें इसको जोड़ देना। जोड़ने के अनंतर इसके अनंतर भाव पर जिन जिन शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उन ग्रहों के बल को योग का चतुर्थांश उक्त योग जोड़ने तथा जितने पाप ग्रह की दृष्टि हो उन ग्रहों के बल योग का चतुर्थांश घटाने से, शुभ ग्रह हो तो चतुर्थांश घटा जोड़ना है, और क्रूर ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो तो उनके चतुर्थांश को घटाना है। घटाने से भाव का स्पष्ट बल सामने आता है। यदि बुध और बृहस्पति की दृष्टि हो तो इसके पूर्ण बल का योग करना चाहिए। पूर्ण बल को हमेशा जोड़ना ही है, घटाना नहीं कुछ। जितना बल है वो पूरे के पूरे, बाकी में क्या है चतुर्थांश मात्र जोड़ना है या चतुर्थांश मात्र को घटाना है। इस तरीके से आपने भाव बल और भावेश बल को तय कर लेना है। अष्टक वर्ग सूर्य सौरिश्च जीवश्च शुक्रो भौमो बुधस्तथा चंद्रो लग्नं रमा स्थाप्य अष्टवर्गे बुधैर्ग्रहाः। विद्वानों के द्वारा इन 8 ग्रहों के अष्टक वर्ग स्थापित कर देना चाहिए। कौन से 8 कैसे? 7 ही ग्रह है ना, राहु केतु को छोड़ने पर 9 में से लग्न भाव को भी ले लेना है। इसे कहते सूर्य, सौरी मने शनि, जीव मने बृहस्पति, शुक्र, भौ मने मंगल, बुध, चंद्र, लग्नम। देखो लग्न के भी अष्टक वर्ग बनाना है। क्रमात् स्थाप्य अष्टवर्गे बुधैर ग्रह। विद्वानों के द्वारा इस अष्टवर्ग में स्थापित करनी चाहिए। विशेष बता रहे देखिए 7 ग्रहों एवं लग्न को मिलाकर 8 वर्ग होते हैं। 7 ग्रह और लग्न सहित 8 वर्ग हो गया, अतः अष्टक वर्ग इसको कहा जाता है। परंतु उक्त क्रम से स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं। श्लोक तो छंद के कारण से आगे पीछे रख दिया ना, सूर्य के बाद शनि रख दिया श्लोक में, हाँ? उसके बाद बृहस्पति लाए श्लोक में, वो तो छंद के कारण से है, यानी इसी क्रम से अष्टक लिखना नहीं है। क्रम आपने ये लिखेंगे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही क्रम से रखेंगे आप। इसलिए कहते परंतु उक्त क्रम से स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। इन चक्रों के निर्माण हेतु प्रत्येक ग्रह एवं लग्न से रेखा प्रस्थानों का उल्लेख किया गया है। एक तो रेखा प्रद है और दूसरा बिंदु प्रस्थानों का उल्लेख है। उसी के अनुसार प्रत्येक ग्रह एवं लग्न का पृथक पृथक चक्र बनाकर विहित स्थानों में रेखा तथा बिंदुओं का स्थापन करना चाहिए। सविद्य हेतु रेखा बिंदु प्रस्थानों का विवरण प्रस्तुत है। विशेष ज्ञान हेतु देखें बृहत पराशर होरा शास्त्र उत्तर भाग में अध्याय 66 से 72 तक। सूर्याष्टक वर्ग दिया, जैसे रेखा प्रस्थान दिखा दिया। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और लग्न 1 3 1 3 5 6 1 3 करके 10 स्थान में बिंदु रखा जाता है, एक एक बिंदु सूर्य का सूर्याष्टक वर्ग में। इसी प्रकार से बिंदु प्रदष्टक वर्ग भी बना लेना है। हर एक ग्रह का अलग अलग क्रम में देखो 1 2 4 7 8 9 10 11 ये सूर्य का है। चंद्र का 3 6 10 11 बस और नहीं। मंगल का 1 2 4 7 8 9 फिर 10 11। फिर बुध का 3 5 6
9, 10, 11, 12। गुरु का 5, 6, 9, 11। शुक्र का 6, 7, 12। शनि का 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11। लग्न का 3, 4, 6, 10, 11, 12। इन घरों में जहाँ भी सूर्य बैठा है वहाँ सूर्य से रेखापच स्थान बनाने के लिए एक पे एक बिंदु रखो, 2 में रखो, 4 में, 7 में, या एक रेखा डाल दो वहाँ पर। आप देखेंगे ना इस अष्टक वर्ग को कभी विस्तृत कुंडली आप देखोगे वहाँ क्या रहता है, चिन्ह वही रहता है, एक बिंदु ऐसा रहेगा। रेखा के लिए बताएंगे और ये बिंदु वर्ग के लिए एक बिंदु हो सकता है, 2 हो सकता है, माने एक 12 ही तो है हमारे पास, 12 रहता है ना। 12 में से आपको जो है प्रत्येक में आएगा किस ग्रह का कौन सा नंबर आ रहा है, वहां उसी हिसाब से किसकी रेखा आएगी, किसकी बिंदु आएगी। तो किसके कितने रेखा आ रहे हैं, किस किसके बिंदु आ रहे हैं, प्रत्येक भाव में अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए अष्टक वर्ग में आपको हमेशा एक चिन्ह मिलेगा, बिंदुएं होंगी 2, 3, कहीं 4 है, कहीं 1 है, कहीं है ही नहीं बिंदु, कहीं केवल रेखा है, कहीं केवल बिंदु है तो रेखा नहीं है, कहीं बिंदु रेखा दोनों रहेंगे। निर्भर होता है जो अंक दिया है उसके अनुसार आपको बिठाना है चीज। एवं बिंदु प्रस्थान चक्र सूर्याष्टक के लिए दिया, सूर्य का 3, 5, 6, 12, 3, 5, 6 और 12। जो रेखाएं जा रही हैं, जहां रेखा नहीं है वहां बिंदु है। देख लो 1, 2 रेखा थी सूर्य, वहां बिंदु है 3 में, क्योंकि रेखा नहीं है 3 में। ठीक, 4 में रेखा है, अतः 5 और 6 यहां बिंदु हो गया। 7, 8, 9, 10, 11 में रेखा है, अतः 12 में बिंदु हो गया। ठीक हो गया ना। इसी प्रकार चंद्र आप देखेंगे सूर्याष्टक के अंतर्गत चंद्र का 3 दिया है इन्होंने रेखा, अतः 1 और 2 में बिंदु, और 4, 5 में रेखा नहीं है, जैसे 4, 5 बिंदु हो गया। 6 में रेखा है, 7, 8, 9 में रेखा नहीं, जैसे 7, 8, 9 बिंदु हो गया। 10, 11 में रेखा है, 12 में रेखा नहीं है तो वहां बिंदु हो गया। समझ में आए ना दोनों। ऐसा हर एक अष्टक में 8 को लेकर के आपको चिन्ह बनाना है। 10 का फल बाद में बताएंगे, प्रत्येक वर्ग का फल आगे बता रहे हैं। इस प्रकार से आपको सूर्याष्टक, चंद्राष्टक, भौमाष्टक, बुधाष्टक, जीवाष्टक, शुक्राष्टक और शन्याष्टक, लग्नाष्टक वर्ग वर्णन किया गया है। इन रेखा एवं बिंदुओं का फल क्या है, रेखा एवं बिंदुओं का फल क्या है। सूर्य रेखा का फल, सूर्य बिंदु का फल, चंद्र रेखा का फल, चंद्र बिंदु का फल। ऐसा हर ग्रह का रेखा और बिंदु का फल बता रहे। देखिए, वर्तते रवि रेखा च शत्रुणांच पराजय सा सिद्धिरेवात्र भावजेयम उपस्थिता, भावजा यम उपस्थिता। जहां पर सूर्य की रेखा हो, जिस भाव में सूर्य की रेखा हो, उस भाव में सूर्य के जाने से क्या होता है, शत्रुणांच पराजय। यत्र रवि रेखा वर्तते, जहां पर रवि रेखा है वहां पर जैसे ही उस भाव में सूर्य के जाने से शत्रुओं को पराजय कर लेगा। सा सिद्धिरेवात्र, अकस्मात सकल कार्य की सिद्धियां होने लगेंगे। और भाव से संबंधित भावजा यम उपस्थिता, भाव से संबंधित जो फल है उसको अवश्य प्राप्त होता है। सूर्य बिंदु का फल बता रहे, बिंदु सकष्ट फल दो महाव्यसन कारक, रोग शोक प्रदाता च नृपोद्वेगम कारणात्। कहते हैं देखो, बिंदु सकष्ट फल दो, सूर्य बिंदु जिस भाव में सूर्य का बिंदु हो, सूर्य बिंदु किस किस भाव में आ पाता है, ये सूर्याष्टक में कहाँ कहाँ आया था, अलग अलग अष्टक में अलग अलग जगह आएगा ना बिंदु, रेखा भी अलग अलग अष्टक में अलग अलग जगह आएगा। इसीलिए जहां भी बिंदु आता है वह स्थान पर सूर्य के जाने पर हमेशा उसे कष्ट की प्राप्ति होगी।
जिस भाव सूर्य के बिंदु हो उस भाव में जो सूर्य के जाने पर कष्ट की प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या है? जहां बिंदु वहां सूर्य के जाने का मतलब क्या होता है? जहां सूर्य की रेखा है वहां सूर्य के जाने का मतलब क्या है? गोचर को ध्यान देना पड़ता है। तो गोचर में वर्तमान में देखो कौन सी भाव में बैठा हुआ है, राशि में है। वो राशि वहां आपकी जन्म लग्न अष्टक वर्ग में किस भाव में आ रहा है, वहां यदि उस रेखा का है या बिंदु है। गोचर काल में सूर्य जिस राशि में रहता है वह राशि आपके जन्म कुंडली में जिस भाव में है, उस भाव में रेखा है या बिंदु है, देखो उसके अनुसार आपको फल निश्चय हो जाएगा। तो बिंदु होगा तो बताइए, एक तो सबसे पहले कष्ट फल प्रदायक हो जाएगा, महाव्यसन कारक हो, और दुर्व्यसनों में आपकी प्रवृत्ति होने लगेगी। रोग शोक प्रदाता च, रोग और शोक की प्राप्ति होगी, तथा अकारण ही राजकीय उलझनों में पड़ जाओगे। ड्रिपोद्वेग, ड्रिप मेरे राजा गुस्सा हो जाएगा बिना कोई कारण, अकारण बिना कोई कारण जो है राजा मैंने यहाँ शासन वर्ग की ओर से आपको प्रताड़ना मिलेगी, परेशान करेंगे बेमतलब। इनकम टैक्स वाले घुस जाएंगे, डरा देंगे, परेशान कर देंगे। नहीं, कहीं झूठे कोई आरोप लग जाएगा, पुलिस आ जाएगा, और क्या करेगा? झूठा आरोप उसे भी पता है झूठा है, तो क्या पैसे खाने आ जाएंगे, पैसे खिलाओ पिलाओ, नहीं तो केस कर देगा झूठा। इसे राजकीय शासन के लोगों के द्वारा अनेक प्रकार से उसको कष्ट प्राप्त होता है। जिस भाव में सूर्य बिंदु है उस भाव में सूर्य का प्रवेश, मान उस भावस्थ जो राशि है उस राशि में गोचर में सूर्य का प्रवेश हुआ है, तो ये तार फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है।